अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहबाज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी केयर नर्स। और मैं अपने यूट्यूब चैनल दी केयर नर्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, आईसीयू टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट और आईसीयू इंटेंसिविस्ट को स्पेशल आज के सेगमेंट में वेलकम करता हूं। और उन स्टूडेंट्स को, उन कैंडिडेट्स को स्पेशल वेलकम करता हूं जो लोग ACLS की अटैम्प्ट करने जा रहे हैं रिसेंटली। और मैं उनके लिए ये स्पेशल जो है ना वो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि वो इस चीज़ से लर्न करें और ACLS की जो अटैम्प्ट है वो अच्छे तरीके से करें ताकि उनको 100% जो है ना वो रिदम एनालाइजेशन के ऊपर ग्रिप हो। अगर रिदम आइडेंटिफिकेशन के ऊपर उनकी ग्रिप नहीं होगी तो ACLS उनका अफेक्ट होगा डेफिनेटली। ACLS स्टैंड करता है रिदम आइडेंटिफिकेशन पर। अगर रिदम आइडेंटिफिकेशन आपकी पुअर है तो आप ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं और आप शॉक नहीं दे सकते हैं, तो फिर सारी चीज़ें रिदम के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। और ACLS पूरा का पूरा जो है ना वो रिदम्स के ऊपर स्टैंड कर रहा है। तो राइट नाउ हमारे पास जो है ना वो 3 मॉड्यूल्स हैं इस प्री कोर्स सेल्फ असेसमेंट में। उससे पहले मैं आपको वेलकम टू द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ACLS प्री कोर्स सेल्फ असेसमेंट। हमारे पास 3 मॉड्यूल्स हैं। रिदम आइडेंटिफिकेशन पहला मॉड्यूल है, दूसरा मॉड्यूल है फार्माकोलॉजी और तीसरा मॉड्यूल है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो स्टार्ट लेते हैं हम। सबसे पहले जो स्क्रीन पर आपको रिदम नज़र आ रहा है ये है फाइन वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की 3 टाइप होती हैं। पहली जो होती है वो बड़ी वाइड और क्लियर आपको वेंट्रिकल फिब्रिलेशन नज़र आता है। दूसरी जो इंटरमीडिएट टाइप होती है वो उससे थोड़े से कम्प्लेक्सेस उसमें होते हैं। और जो तीसरी होती है उसमें वेरी फाइन कम्प्लेक्सेस होते हैं। 98% जो है ना वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल इस रिदम को मिस कर देते हैं ड्यूरिंग CPR। हालांकि ये हाई क्वालिटी जो है ना वो हाई एनर्जी डिफिब्रिलेशन का रिदम है। इसमें हाई क्वालिटी जो है ना हाई एनर्जी से डिफिब्रिलेशन आपने करनी है। जहाँ भी वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होगी वहाँ डिफिब्रिलेशन होगी, यानी कि वहाँ हम शॉक देंगे। ठीक है, तो इनिशियली 3 टाइप्स हैं हमारे पास वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की, इसलिए आपने बड़ा विजिलेंट रहना है। जब भी आपकी वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 नज़र आए तो आपने फौरी तौर पर उसको डिफिब्रिलेशन करना होता है। डिफिब्रिलेशन में जो है AHA रिकमेंड करता है कि जो डिफिब्रिलेशन मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है अगर उसने उसकी डोज़ कोई रिकमेंड की हुई है तो आप उसको उस क्राइटेरिया को फॉलो करें। अगर उसने कोई डोज़ रिकमेंड नहीं की हुई है तो देन आप हाई एनर्जी डिलीवर करें डिफिब्रिलेशन। मोस्टली जो है ना डिफिब्रिलेटर के जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं उनके एक कॉर्नर पे जो है ना वो डोज़ एडवाइज होती है। जैसे हमारे पास एक इमरजेंसी में पड़ा हुआ है डिफिब्रिलेटर और एक पड़ा हुआ है CCU में और एक CT-ICU में हमारे पास पड़ा हुआ है, तो वो तीनों जो है ना वो लाइफ पैक के 20E जो है ना उनका मॉडल है। और वो उसका जो क्राइटेरिया वो ये है कि पहला शॉक आपने 200 देना है, दूसरा शॉक आपने 300 देना और तीसरा शॉक जो है ना आपने 360 देना है। तो यानी कि 200 जॉल से वो स्टार्ट ले रहे हैं। तो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन इज इक्वल टू डिफिब्रिलेशन। नाज़रीन आपको याद रखना होगा ये रिदम्स जो है ना सारा खेल ही रिदम का है। ACLS में रिदम एनालाइजेशन ही है। तो अब इस वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में हम ये करते हैं कि फौरी तौर पर हम शॉक डिलीवर करते हैं पेशेंट्स को। ठीक है, उसके बाद फिर एपिनेफ्रिन देते हैं 1 mg एवरी 3 to 5 मिनट्स एपिनेफ्रिन इसमें देते हैं। फिर इसमें थर्ड शॉक के बाद जो है ना वो एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो है ना वो हम देते हैं। फर्स्ट डोज जो है ना वो 300 mg एमिड्रोन की होगी, सेकंड डोज 150 mg होगी। इसी तरह लाइडोकैन की डोज़ है, पहली डोज़ है 1 mg से 1.5 mg पर kg होगी, दूसरी डोज़ इसकी ऑफ हो जाएगी 0.5 mg टू 0.7 mg पर kg हो जाएगी। ठीक है, लाइडोकैन की पहली डोज़ ऑफ हो रही है। ठीक है, पहली डोज़ ऑफ हो रही है और इसी तरह जो एमिड्रोन है उसकी भी डोज़ एक ऑफ हो रही है, यानी कि फर्स्ट डोज़ जो है ना वो 300 mg है और सेकंड डोज़ जो है ना वो 150 है। ठीक है, आए हम चलते हैं, इसको क्लिक करते हैं वेंट्रिकल फिब्रिलेशन।
ठीक है नाज़रीन, ये एक ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है। इसमें अगर कोई चीज़ आप कोई टेस्ट जो है ना, कोई आंसर आप करेक्ट नहीं करेंगे तो वो करेक्ट आंसर नहीं देगा, वो इनकरेक्ट कर देगा आपकी आंसर को, ठीक है। इसलिए ये एविडेंस क्रिएट हो रहा कि दैट्स मीन कि ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये सही बता रहा हूँ। अगर मैं सही नहीं बता रहा हूँ तो फिर मेरा आंसर कभी भी करेक्ट नहीं आएगा। अगला जो रिदम है मेरे पास है वो है साइनस ब्रैडिकार्डिया। साइनस ब्रैडिकार्डिया इसलिए है कि इसमें जो साइनस एट्रियम नोड से करंट जनरेट होता है, पी बनती है, पी के बाद QRS कम्प्लेक्स है मेरे पास, बट हार्ट रेट जो है ना वो लेस दैन 50 है। तो क्योंकि RR के दरमियान जो गैप है, इंटरवल है, वो बड़ा है। जब RR के दरमियान इंटरवल बड़ा ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ बॉक्सेस ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ़ बॉक्सेस अगर ज़्यादा होंगे तो फर्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है वो 300 है, सेकंड की जो है देखेंगे फर्स्ट की अगर मैं वैल्यू 300 लगाता हूँ तो सेकंड की जो है ना वो 150 लगाता हूँ, थर्ड की 100 लगाता हूँ और फोर्थ की जो है 75 लगाता हूँ, फिफ्थ की जो है ना मैं 60 लगाता हूँ। तो इस तरह अगर मैं ये जितने नंबर ऑफ़ बॉक्सेस ज़्यादा होंगे तो इतना पेशेंट का ब्रैडी होगा। अब रिदम भी इसमें रेगुलर है। रिदम हम कैसे रेगुलर डिफ़ाइन करते हैं कि जब RR का इंटरवल इक्वल बॉक्सेस में होगा तो रिदम इज़ अ नॉर्मल, अगर इक्वल बॉक्सेस में नहीं होगा तो रिदम नॉर्मल नहीं होगा। बट दिस इज़ द साइनस ब्रैडिकार्डिया। और साइनस ब्रैडिकार्डिया की ये है कि आपने इसमें जो है ना, अगर आपका हार्ट रेट लेस देन 40 है तो आपने एट्रोपिन इंजेक्शन देना है। लेकिन अगर पेशेंट आपका सिम्टोमेटिकली है, यानी कि कार्डियक फेलियर में जा रहा है, पेशेंट आपका अल्टर्ड मेंटल स्टेटस में है, पेशेंट आपका पेशेंट आपका ये चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहा है तो फिर आप ज़रूर इस पेशेंट को एट्रोपिन देकर तो रिवाइव करेंगे। अगर प्रेशर फॉल कर रहा है, आपका पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है तो आप ज़रूर इसको 1 mg एट्रोपिन देंगे। 3 to 5 मिनट्स के बाद डोज रिपीट करेंगे और टोटल डोजेज जो है ना आपकी 3 mg होगी, नॉट मोर देन 3 mg, ठीक है। साइनस ब्रैडिकार्डिया। आगे मेरे पास एक रिदम है जो इर्रेगुलर रिदम है, वो है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में ये है कि हार्ट रेट जो है ना वो मोर देन 150 होगा और जो आपकी पी वेव है वो नॉट विजिबल होगी। अगर आप ये कंसीडर भी कर लें कि पी वेव है तो फिर क्या होगा कि आपकी पी वेव मर्ज हो रही होगी फिब्रिलेशन में, क्योंकि एट्रियम में ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गया जिसकी वजह से एट्रियम में मसला है। तब जाकर जो है ना वो एट्रियल फिब्रिलेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि पी जब पी कंडक्शन बनती है, पी की जब वेव बनती है तो दैट्स मीन कि हमारा एट्रियम काम कर रहा है। अब यहाँ पी में ही मसला शुरू हो गया, इसलिए पी प्रॉपर नहीं बन रही है तो दैट्स मीन के एट्रियम से ही जहाँ से करंट जनरेट होता है वहाँ से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया और ये रिदम इर्रेगुलर है और यहाँ पी वेव नॉट विजिबल है और ये है हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन को हम बाकी जितने भी कार्डियोवर्जन के रिदम हैं उनसे डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये रिदम इर्रेगुलर है। जब रिदम इर्रेगुलर होगा तो आपने सिंक्रोनाइज शॉक पेशेंट को करना है तो आपने हाई एनर्जी से करना होगा, यानी कि अगर हम लो एनर्जी से 50 जॉल से स्टार्ट लेते हैं बाकी कार्डियोवर्जन के रिदम में, तो इसमें हमने हाई एनर्जी से करना होगा, यानी कि कंपेयर टू 100 जॉल्स पे चले जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें भी यही क्राइटेरिया है कि आपका पेशेंट अगर स्टेबल है तो आपने क्या करना है, पहले केमिकल कार्डियोवर्जन करना है, फिर अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो फिर जो है ना वो इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करना है। लेकिन यहाँ सिनेरियो फिर डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ क्लॉट्स डेवलप होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब क्लॉट्स डेवलप हो जाएंगे तो आपने अगर शॉक कर भी दिया पेशेंट को तो वो क्लॉट्स या तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्रिएट करेगा या फिर जो है ना स्ट्रोक क्रिएट करेगा। तो आपने इस पेशेंट को शॉक देने से पहले जो है ना वो थ्रोम्बोलाइज करना है, क्योंकि थ्रोम्बोलाइज करेंगे तो फिर आप इसको शॉक देंगे, क्योंकि यहाँ सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है।
ये है एट्रियल फिब्रिलेशन, इरेगुलर रिदम, पी वेव नॉट विजिबल। अगर आप ये कंसीडर करें कि विजिबल है तो फिर वो मर्ज हो रही है फिब्रिलेशन में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है साइनस टैकीकार्डिया। साइनस टैकीकार्डिया इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है वो इंटैक्ट है, क्योंकि पी भी है, क्यू भी है, आर भी है, एस भी है, टी भी है, बट जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स हैं वो नैरो हैं, तो दैट्स मीन के रेट बढ़ा हुआ है। अगर रेट बढ़ा हुआ है तो बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, तो हम इसको साइनस टैकी कहेंगे। साइनस टैकी की ये है कि हार्ट रेट मोर देन 100, ठीक है, हार्ट रेट मोर देन 100 एंड बिटवीन जो है ना वो 150 के बिटवीन में होगा, यानी कि 100 से लेकर 150 के बिटवीन में जो होगा उसको हम साइनस टैकीकार्डिया। मोर देन 150 जब हो जाएगा तो उसको टैकी एरिथमियास कहेंगे हम, ठीक है। अच्छा, इसकी जो ट्रीटमेंट वो ये है कि इसकी मैनेजमेंट ये है कि अंडरलाइन काज को अगर हम ट्रीट करेंगे तो फिर हमारा साइनस टैकीकार्डिया कैन बी ट्रीटेबल और कैन बी सेटल डाउन। अगर आपका पेशेंट फिब्राइल है तो आप उसको जो है ना वो एफिब्राइल करें। अगर आपके पेशेंट को हाइपोवॉल्मिक में है, शॉक में है, तो आप उसको वॉल्यूम दें, ठीक है। अगर आपका पेशेंट जो है ना वो पेन में है तो आप उसको पेन किलर देकर रिलैक्स करें। तो जो ही अंडरलाइन काज ट्रीट होगी तो आपका साइनस टैकीकार्डिया ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। जी नाज़रीन, आगे चलते हैं। आगे मेरे पास जो रिदम है ये देखें कि सेकंड डिग्री टाइप 1 है मेरे पास। सेकंड डिग्री टाइप 1 को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? इस तरह प्रेजेंट करेंगे कि पी और जो पी और आर का जो इंटरवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और एक से दूसरा इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको हम कहेंगे पी आर इंटरवल प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग, यानी ये पी और ये आर का जो इंटरवल है ये थोड़ा सा कम है, ये फिर उससे ज़्यादा है और ये फिर उससे ज़्यादा है, देन मिस्ड बीट है। तो आप इसको कहेंगे कि व्हेन पी आर इंटरवल प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग इज़ कॉल्ड सेकंड डिग्री टाइप 1, मोबिट्स टाइप 1। हम इसमें एट्रोपिन दे सकते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। इसमें हम एट्रोपिन से भी पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं। अगर हार्ट रेट लेस देन 40 है तो आप ज़रूर इसमें एट्रोपिन देंगे, ठीक है। और बाकी पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक है तो अकॉर्डिंगली आपने ट्रीट करना है। फिर आप इस पे टीसीपी पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका एट्रोपिन काम नहीं कर रहा है तो देन आपने टीसीपी पे जाना है, इन्फ्यून पे जाना है और मैक्सिमम डोज तक जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपने जो है ना इंटरवेंशन तक जो है ना वो आपने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, ठीक है। ये है सेकंड डिग्री टाइप 1, मोबिट्स टाइप 1। नाज़रीन, मेरे पास जो आगे रिदम आ रहा है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये रिदम है एसवीटी का, सुप्रा वेंट्रिकल टैकीकार्डिया का। अब इसमें स्टार्ट में देखें कि और रिदम है, मिड में और रिदम है, एंड पे जो है ना वो तीन चार कम्प्लेक्सेस का रिदम और है। अब हमने एंड वाले रिदम को हमेशा कंसीडर करना होता है, स्टार्ट वाले रिदम को आपने कंसीडर नहीं करना है। जब भी आपने कहीं एग्ज़ाम या कहीं अटेम्प्ट करना है तो आपने एंड वाले रिदम को कंसीडर करना है, क्योंकि आपका रिदम कन्वर्ट हो रहा है आगे, ठीक है। अब मेरे पास ये सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया है और सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया की मैनेजमेंट यही है कि पेशेंट अगर आपका स्टेबल है, हीमोडायनामिकली स्टेबल है, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है कि पेशेंट आपके पेशेंट का जो प्रेशर है वो मोर देन 90 आना चाहिए, सिस्टोलिक प्रेशर मोर देन 90 आना चाहिए। पेशेंट आपका कोई चेस्ट पेन की कंप्लेन नहीं कर रहा है, पेशेंट आपका अल्टर्ड मेंटल स्टेटस में नहीं है, पेशेंट आपका जो है ना वो
सिम्टोमेटिक नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तो दैट्स मीन आपका पेशेंट जो है ना वो हीमोडायनामिकली स्टेबल है। अगर हीमोडायनामिक एक्यूट मेंटल स्टेटस भी नहीं है और पेशेंट कार्डियक फेलियर में भी नहीं है, तो फिर आपका पेशेंट जो है ना वो स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो फिर आप वैगल मैनेवर करेंगे पहले। वैगल मैनेवर अगर इफेक्टिव नहीं है तो आप कार्डियोवर्जन की तरफ जाएंगे। कार्डियोवर्जन आप इसका लो एनर्जी से सिंक्रोनाइज शॉक दें, कार्डियोवर्जन में आप मेडिसिन से इसको ट्रीट करेंगे। मेडिसिन में ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास इंजेक्शन एडिनोसिन है। एडिनोसिन की फर्स्ट डोज 6 mg है, सेकंड डोज 12 mg है, थर्ड डोज जो है ना वो 18 mg है। और एडिनोसिन हम COPD और एस्थमेटिक पेशेंट को नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ उसके एस्थमेटिक इश्यूज होते हैं और ब्रोंको कंस्ट्रक्टर है ये एडिनोसिन। अगर ब्रोंको कंस्ट्रक्टर देंगे तो उसके ब्रोंकोस्पाज्म जो है ना वो क्रिएट होगा और पेशेंट अल्टीमेटली जो है ना वो उसका जो एयरवे ब्लॉक हो जाएगा, तो वो पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा या फिर आपको ETT डालनी पड़ जाएगी, फर्दर इंटरवेंशन की तरफ आपको जाना पड़ जाएगा। इसलिए आपने इस पेशेंट को, आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस एडिनोसिन है, एडिनोसिन आपने फास्ट एंड रैपिड पुश करनी है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल सलाइन 20 ml आपने पुश करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने आर्म को रेज करना है। ये एडिनोसिन देने से पहले आपने 3-वे स्टॉपर लगाना है। एक तरफ आपने एडिनोसिन अटैच करनी है, दूसरी पोर्ट में आपने 20 ml नॉर्मल सलाइन वाटर लेना है, ठीक है। नॉर्मल सलाइन लेनी है 20 ml बोलस, ठीक है। जो ही आपने एडिनोसिन पुश किया, साथ ही आपने जो है ना वो नॉर्मल सलाइन पुश कर दी है। नॉर्मल सलाइन पुश करके आपने आर्म को रेज किया, क्योंकि एडिनोसिन की जो हाफ लाइफ है वो 6 सेकेंड्स है और आपने 3 सेकेंड्स में ये सारा जो है ना वो काम करना है। 3 सेकेंड्स हैं आपके पास, आपने 3 सेकेंड्स में जो है ना वो मेडिसिन को हार्ट में पहुँचाना है। अगर आप मेडिसिन को हार्ट में 3 सेकेंड्स में नहीं पहुँचाएंगे तो आप फिर उसके बाद पेशेंट को वाटर देंगे। वाटर की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है और जब आप वाटर देंगे तो पेशेंट कार्डियोवर्ट नहीं होगा। इसी तरह इसमें उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स हैं, उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। और अगर पेशेंट्स एक्यूट अल्टरमेंटल स्टेटस में पेशेंट का 90 सिस्टोलिक BP जो है लेस देन 90 है, पेशेंट चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहा है, पेशेंट एक्यूट हार्ट फेलियर के साइंस हैं, तो फिर आप पेशेंट को डायरेक्टली जो है ना इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करेंगे। इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन आप यहाँ लो एनर्जी से स्टार्ट करेंगे, 50 जॉल्स से आप स्टार्ट करेंगे। 50 जॉल्स एनर्जी आपने सेलेक्ट किया और साथ ही आपने हिट द सिंक बटन, यहाँ सिंक्रोनाइज शॉक हमने देना है, क्योंकि सिंक्रोनाइज शॉक जो है ना स्पेसिफिक एरिया ऑफ द हार्ट करेगा। QRS कम्प्लेक्स के RR के ऊपर वो हिट करेगा। जब RR के ऊपर वो हिट करेगा तो रिदम को रिवाइज करके नॉर्मल रिदम देगा हमें। और इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि प्री मेडिकेट करना है पेशेंट को आपने मिडाजोलेम या अपने नेल्बोफिन 2 to 4 mg आपने देना है, पेशेंट को सेडेट रखना है और साथ ही पेशेंट को आपने जेल अप्लाई करनी है। जेल अप्लाई करके स्टर्नम में आपने पैड नहीं रखना है, वो ओल्ड गाइडलाइन थी। आपने बिलो राइट क्लेविकल और अपर राइट निपल एंड देन सेकंड पैड जो है ना वो एपेक्स में आपने रखना है। ये लैंडमार्क हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये जो है मेरे पास सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया है। नेक्स्ट जो रिदम है मेरे पास है नाज़रीन, ये भी मेरे पास सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया है, लेकिन यहाँ जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो इसमें इसलिए दिया है कि ये पूरा जो एक स्ट्रिप है मेरे सामने, ये पूरी की पूरी जो है ना SVT की स्ट्रिप है, इसमें कोई और रिदम नहीं है। तो व्हेन P वेव एब्सेंट और merge in T wave is called and narrow complex QRS narrow complex is called सुप्रावेंट्रिकल की मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया। सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया की मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया। हार्ट रेट मोर देन 180 होगा, पेशेंट स्टेबल भी हो सकता है, पेशेंट अनस्टेबल भी हो सकता है। पेशेंट स्टेबल होगा तो हम केमिकल कार्डियोवर्जन करेंगे, अगर पेशेंट अनस्टेबल होगा तो हम इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करेंगे। इसीलिए ACLS की बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ACLS वो क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर ACLS क्वालिफाइड नहीं होंगे तो इन चीज़ों को समझ नहीं सकेंगे। अगर इन चीज़ों को समझ नहीं सकेंगे तो फिर वो एक अच्छी सर्विस पेशेंट को कभी भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ये था सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया। नेक्स्ट मेरे पास है
नॉर्मल रिदम प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, पीक या ORS नॉर्मल है और हार्ट रेट भी नॉर्मल शो हो रहा है, किस में, स्ट्रिप में। बट ऊपर यहाँ देखें कि लिखा हुआ है पेशेंट हैज़ नो पल्स विद दिस रिदम। एग्जामिनर मुझे ये कह रहा है कि इस रिदम के साथ पल्स नहीं है। अगर इस रिदम के साथ पल्स नहीं है तो दैट्स मीन कि ये पेशेंट ये रिदम जो है ना वो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का रिदम है। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन ये है कि मैकेनिकल हार्ट का जो मैकेनिकल फंक्शन था वो कोलैप्स हो चुका है, वो अरेस्ट हो चुका है, बट उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही है। अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही है तो पेशेंट का जो मैकेनिकल फंक्शन ऑफ द हार्ट था वो कोलैप्स कर चुका है, तो कोई आउटपुट नहीं है, कार्डियक आउटपुट नहीं है यहाँ। पेशेंट को जब हम फिज़िकली उसकी कैरोटिड चेक करेंगे तो कैरोटिड नहीं होगी, पल्स नहीं होगी। और फिर ये हाई क्वालिटी CPR का रिदम है, नॉन शॉकेबल रिदम है, इसमें आपने शॉक नहीं करना है, हाई क्वालिटी CPR करना है। और इंजेक्शन एपिनेफ्रिन 1 mg एवरी 3 to 5 मिनट्स रिपीट करना है, और एवरी 2 मिनट के बाद आपने CPR को रीअसेस करना है, और स्टॉप CPR, चेक पल्स, चेक रिदम, चेक इलेक्ट्रोड, स्विच द कंप्रेशनर आपने ये बोलना है। और बीच में आपने फिर सिर्फ 10 सेकेंड, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स, उसी में आपने रिदम एनालाइज करना है। उसी में आपने रिदम एनालाइज करके अगर शॉकेबल है तो शॉक करना है, अगर शॉकेबल नहीं है तो फिर आपने कंटिन्यू CPR की कॉल देनी है। जो टीम लीडर होगा वो बड़ा एफिशिएंट तरीके से इन सारे सिनेरियो को हैंडल करेगा, और अगर टीम लीडर एफिशिएंट नहीं होगा तो CPR के दौरान जो है ना फस क्रिएट होगा, मेस क्रिएट होगा, तो वो एक अच्छा CPR नहीं होगा। इसलिए आपने जब भी पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आए तो आपने फौरी तौर पर पेशेंट्स की जो है ना फिज़िकली पल्स चेक करनी है। फिज़िकली पल्स नहीं है तो दैट्स मीन जो रीडिंग्स आ रही है वो फॉल्स रीडिंग है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही है। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उस सूरत में आती है जब आपका हार्ट जो है ना वो मैकेनिकल फंक्शन लॉस कर चुका है, अब वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दे रहा है, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से काम नहीं चलेगा। ये हाई क्वालिटी CPR का रिदम है। हम फिर इसमें 2 कॉमन काजेज़ हैं कि या पेशेंट हाइपॉक्सिक होगा और या पेशेंट जो है ना हाइपोवॉल्मिक होगा, और इसमें 5H और 5T को जो है ना सॉर्ट आउट करके रिवर्सिबल काजेज़ को ट्रीट करना है, और पेशेंट जो है ना वो ठीक हो सकता है। इसमें जो है ना प्रोग्नोसिस हैं, तो पेशेंट रिकवर हो सकता है, रिवर्ट हो सकता है। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का रिदम है ये। आगे जो मेरे पास रिदम प्रेजेंट हो रहा है ये आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये है पॉलीमार्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। पॉलीमार्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया ऑलवेज पल्सलेस होता है, इसमें पल्स नहीं होती हैं। ये कार्डियक अरेस्ट के रिदम एल्गोरिदम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जब भी पॉलीमार्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया होगा तो आपने उस पेशेंट को जो है ना हाई एनर्जी से शॉक करना है। पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया इज़ अ हाईली शॉकेबल रिदम, ठीक है। पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, इसमें पल्स नहीं होंगी, आपने पेशेंट को हाई एनर्जी से डिफिब्रिलेशन करनी है। अगर आप कोई भी रिदम आपको ये लगे कि इसमें पल्स है तो फिर आपका क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। अगर उस रिदम में पल्स नहीं है तो उसका क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। 2 चीज़ें हमेशा याद रखें, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट के जितने रिदम हैं उनमें पल्स नहीं होती है, और कार्डियोवर्जन के जितने रिदम होते हैं उनमें पल्स होती है। जब पल्स होगी तो पेशेंट आपका ज़िंदा होगा, पेशेंट आपका अलाइव होगा, फिर आपने उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है ट्रीट करने का। और जब आपका पेशेंट कोलैप्स्ड होगा या कार्डियक अरेस्ट में होगा तो देन उसका प्रोटोकॉल डिफरेंट है ट्रीट करने का, ठीक है। इसलिए ये हाई क्वालिटी किसका रिदम है, हाई क्वालिटी डिफिब्रिलेशन का रिदम है। पॉलीमार्फिक में पल्स नहीं होगी। आगे मेरे पास ये एक रिदम है, ये है मोनोमार्फिक और पॉलीमार्फिक दोनों एक ही रिदम है, लेकिन 2 टाइप्स हैं। एक रिदम की 2 टाइप्स हैं। एक में जो है ना रिदम इर्रेगुलर हो रहा होता है, पॉलीमार्फिक में जो है ना रिदम इर्रेगुलर था, एक से ज़्यादा दफ़ा चेंज हुआ, और इसमें रिदम रेगुलर है, इसमें नो P वेव है। और
QRS कम्प्लेक्स जो है ना वो वाइड हो गया है, 0.2 सेकेंड से जो है ना एक्सीड कर गया है, ठीक है। इसके जो नॉर्मल QRS है वो 0.1 सेकेंड का है और ये 0.2 सेकेंड से भी एक्सीड कर गया है। तो इसलिए इसकी जो डेप्थ है इसकी जो विड्थ है वो फैल गई है, वाइड QRS कम्प्लेक्स है। तो फिर ये विदाउट पल्स भी हो सकता है, विद पल्स भी हो सकता है। विदाउट पल्स होगा तो हाई एनर्जी शॉकेबल रिदम होगा, अगर विद पल्स होगा तो फिर ये सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन का रिदम होगा। नाज़रीन, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, यहाँ बड़ा की पॉइंट है इस रिदम में। ये अगर विदाउट पल्स हुआ तो ये कार्डियक अरेस्ट के रिदम में शॉकेबल रिदम होगा, अगर ये विद पल्स हुआ तो ये लो एनर्जी के साथ जो है ना, अगर पेशेंट हमारा स्टेबल नहीं, अनस्टेबल है, लो एनर्जी के साथ हम इसको कार्डियोवर्ट करेंगे पेशेंट को। चीज़ें बड़ी आसान हैं लेकिन की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स आपने याद करने हैं ताकि पेशेंट्स को जो ट्रीटमेंट जो है ना अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या पेशेंट की जो मैनेजमेंट हो वो अकॉर्डिंग टू AHA हो, ठीक है। मोनोमार्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया था मेरे पास, ये मोनोमार्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। आगे मैं चलता हूँ, आगे मेरे पास ये टाइप 1 है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की, टाइप 1 वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन इज इक्वल टू डीफिब्रिलेशन। जहाँ वेंट्रिकल फिब्रिलेशन का रिदम आपको नज़र आया वहाँ आपने डीफिब्रिलेशन करनी है, ठीक है। और इसमें फिर आपने हाई क्वालिटी CPR करना है, ठीक है। CPR के बाद आपने इसको शॉक देना है, शॉक देने के बाद आपने फिर इसको जो है ना वो करना है एमिड्रोन एंटी एरिथमिक ड्रग देनी है। एंटी एरिथमिक ड्रग जो है ना वो आपने एमिड्रोन देना है, उसके बाद फिर आपने लाइडोकेन देना है, ठीक है। एमिड्रोन की डोज़ यहाँ कार्डियक अरेस्ट के इस रिदम वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में जो है ना वो 300 mg है और सेकंड डोज जो है ना वो 150 है, ठीक है। आगे चलते हैं, जहाँ वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होगी ये एक डिसऑर्गेनाइज्ड रिदम है, ठीक है। QRS कम्प्लेक्स की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, ना कोई P वेव नज़र आ रही है, ठीक है। एक डिसऑर्गेनाइज्ड रिदम, नॉन कोऑर्डिनेटेड रिदम आप कह सकते हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है आपकी किसी की आप ना कोई P तो एब्सेंट है, QRS की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, नॉन ऑर्गेनाइज्ड रिदम। When you see in monitor non-organized rhythm, you always say this is the ventricle fibrillation and ventricle fibrillation is equal to defibrillation, ठीक है। आगे मेरे पास एक रिदम है जिसके नेगेटिव कम्प्लेक्सेस जनरेट हुए हैं। ये रिदम हमारे पास साइनस ब्रेडिकार्डिया है। अब इसमें सारा हार्ट का कंडक्शन सिस्टम इंटैक्ट है बट रेट स्लो है, रेट स्लो है तो फिर हम इसको साइनस ब्रेडी कहेंगे, इसीलिए हम इसको साइनस ब्रेडिकार्डिया कह रहे हैं। और क्योंकि नंबर ऑफ़ बॉक्सेस जो है ना वो RR के इंटरवल के दरमियान ज़्यादा हैं और जितने बॉक्सेस ज़्यादा होंगे तो इतनी हमारी वैल्यू हार्ट के रेट की जो है ना वैल्यू गिरती जाएगी और एट द एंड पे जो है ना वो तकरीबन 43 में हार्ट रेट आ रहा है। साइनस ब्रेडिकार्डिया इसको कहेंगे, ठीक है नाज़रीन। ये हम चलते हैं नेक्स्ट, क्लिक करते हैं साइनस ब्रेडिकार्डिया। जी नाज़रीन, आगे मेरे पास आपने देखा होगा कि ये थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं क्योंकि मैं ये दूसरी वीडियो आपके लिए बना रहा हूं ताकि मैंने जो चीज़ें मिस की थी तो वो दोबारा से मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। इसमें देखें कि P और जो R का इंटरवल है वो कम है लेकिन इसमें इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि prolonged and fixed, PR interval prolonged and fixed, ठीक है। then missed beat, prolonged and fixed आपके पास जब भी ये होगा रिदम होगा तो फिर ये सेकंड डिग्री टाइप 2 होगा। prolonged P wave, prolonged and fixed, यानी कि P और R का जो इंटरवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा एंड फिक्स्ड होगा,
जो फर्स्ट डिग्री था उसमें प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग हो रहा था, यानी कि पहले थोड़ा सा आर कम था, आर और पी और आर का इंटरवल कम था, दूसरे में थोड़ा ज़्यादा था, थर्ड वन में उससे ज़्यादा था, देन मिस्ड बीट थी। यहाँ पी और जो आर क्यू आर एस कम्प्लेक्स है उसका इंटरवल जो है ना वो ज़्यादा है, यानी कि 0.1 सेकेंड से ज़्यादा है, बट यहाँ फिक्स्ड प्रोलॉन्ग है। तो फिक्स्ड प्रोलॉन्ग टाइप 2 मूवबिट्स टाइप 2 होगी, ठीक है। मैं इसलिए आपको वीडियो पूरी रिपीट कर रहा हूँ कि ये मैं कल आपको नहीं बता सका था, और मैंने जब अपनी वीडियो देखी है तो उसमें मेरी ये मिसिंग थी, तो मैंने इसलिए इसको करेक्ट किया, ठीक है। टाइप 2 मूवबिट्स टाइप 2। जी नाज़रीन, आगे मेरे पास ये रिदम है, मैंने आपको बताया था कि टाइप 2 जो है ना सेकंड डिग्री जो है ना टाइप 1 में प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग करेगी। पी और आर का जो इंटरवल है वो प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग होगा। देखा है कि यहाँ पी और आर का इंटरवल कितना है, यहाँ फिर कितना है, यहाँ फिर कितना है, और यहाँ फिर उससे भी ज़्यादा है, यानी कि एक पी आर इंटरवल दूसरे पी आर इंटरवल से ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। तो इट्स मीन कि हम इसको मेडिकल में ऐसे कहेंगे कि पी आर इंटरवल प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग सेकंड डिग्री ब्लॉक टाइप 1 इसको कहेंगे, मूवबिट्स टाइप 1, ठीक है। मूवबिट्स टाइप 1 विंक बैक भी इसको कहते हैं। जी नाज़रीन, डिटेल से मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि कहीं मिसिंग या एरर ना हो, कोई भी गलत फीड ना हो जाए किसी को। अगर मैंने एक दफ़ा गलत पढ़ा दिया तो उसके माइंडसेट में वो गलत कॉन्सेप्ट चला गया, तो ये एक नेग्लिजेंसी है, क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है कि आप किसी को मिसफीड कर दें। अच्छा, ये मेरे पास एक रिदम आ रहा है, ये इंटरमीडिएट वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है। मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ बताई थी कि जो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है इसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो ये टाइप 2 है। टाइप 2 में देखें कि इसमें भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, नो पी वेव, QRS में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, हाई एनर्जी का शॉकेबल रिदम है ये, ठीक है। इसमें हमने शॉक करना है, एंटी एरिथमिक ड्रग देनी है और CPR कंटिन्यू रखना है, ठीक है। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। उसके बाद मेरे पास सामने एक रिदम आ रहा है, ये एक नॉर्मल रिदम है क्योंकि इसमें PQRS सारे कम्प्लेक्सेस मौजूद हैं और RR का इंटरवल भी सेम है, यानी कि इक्वल बॉक्सेस के बाद आ रहा है, ठीक है। और हार्ट रेट भी नॉर्मल है, इसलिए हम इसको नॉर्मल साइनस रिदम कहेंगे। साइनस का मतलब यह है कि साइनस से एट्रियम नोड से करंट जनरेट हो रहा है, जो हमारा पाथवे ऑफ कंडक्शन ऑफ द हार्ट है वो इंटैक्ट है, यानी कि SA नोड, उसके बाद AV नोड, उसके बाद बंडल ब्रांचेस, उसके बाद परकंजिस फाइबर, ये एक सीक्वेंस है, ये इंटैक्ट है, इसलिए हम इसको नॉर्मल साइनस रिदम कहेंगे। जी नाजरीन, डियर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ये चीज़ें अगर आपको आ गई हैं, आ जाएं तो ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो जाएंगी एक पेशेंट की लाइफ को सेव करने में। बेसिकली जो ACLS है वो मैं समझता हूँ कि पूरे हेल्थ केयर प्रोफेशन की जो है ना एक जान है, उसके बगैर हेल्थ केयर प्रोफेशनल इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ACLS क्वालिफाइड होने चाहिए, किसी भी अच्छे हॉस्पिटल की रेपुटेशन के लिए ज़रूरी है और पेशेंट की सर्विस के लिए ये ज़रूरी है कि आपको ACLS क्वालिफाइड होना पड़ेगा और आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अगर स्किल्स किसी के पास नहीं है तो वो स्किल्स अडॉप्ट करें। मैं इनकरेज करूँगा कि आप ज़रूर ये सारे ACLS सीखें ताकि आप जो है ना एट द टाइम ऑफ सर्विस आप अच्छी सर्विस और क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवर कर सकें, ताकि फर्स्ट जो हमारा एम है कि पेशेंट की जान को बचाया जा सके, ठीक है। आगे मेरे पास जो रिदम आ रहा है वो है 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में एट्रोपिन काम नहीं करेगा। अगर आपका पेशेंट ब्लॉक में है तो आप फिर पेशेंट को कैसे सेव करेंगे, क्वेश्चन तो रेज होता है। अब 3rd ब्लॉक में आप ये करेंगे कि
पेशेंट को टीसीपी पैड लगाएंगे, फिर ट्रांसवीनस पेसिंग के लिए आप कार्डियक फिजिशियन को कॉल करेंगे, देन कार्डियक फिजिशियन आएगा तो उसके बाद फिर वो इंट्रावीनस जो है ना, ट्रांसवीनस जो है ना पेसिंग लगाएगा, फिर टीपीएम डाल जाएगा, टीपीएम के बाद फिर हम पीपीएम का प्लान करेंगे। अल्टीमेटली पेशेंट्स को जो है ना वो पीपीएम डिवाइस डालेगी, परमानेंट पेस मेकर पे शिफ्ट करना पड़ेगा पेशेंट को, ठीक है। लेकिन एक इंसान की बेसिक लाइफ ऐसे बचाई जा सकती है कि जो बेसिक यूनिट्स में काम करने वाले लोग हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर वो क्वालिफाइड नहीं हैं तो जो सुपरा स्पेशलिटी वाले लोग हैं वो फिर आकर कवर नहीं दे सकते। देखिए ये 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है, इसमें एट्रोपिन काम नहीं करेगा। अगर मैं टीसीपी पैड नहीं लगाऊंगा तो पेशेंट तो चला जाएगा। अगर पेशेंट चला जाएगा तो इसको टीपीएम कैसे डालेंगे, इसको पीपीएम कैसे डालेंगे, क्योंकि आपके जो बेसिक जो राइट नाउ लोग हैं सर्विस में उनके पास उन क्वालिफिकेशन नहीं है, उनके पास वो हाईली सर्टिफाइड नहीं है या इनकॉम्पिटेंट हैं, तो फिर पेशेंट की जान नहीं बचाई जा सकती है। अगर एक कंसल्टेंट हमारे पास टॉप लेवल का मौजूद हो तो पेशेंट को नहीं बचाया जा सकता है। पेशेंट को जो बचाया जा सकता है अगर हमारी नर्सिंग स्ट्रांग होगी, हमारे टेक्नीशियन स्ट्रांग होंगे तो हम पेशेंट्स को बहुत जल्द बचा सकते हैं। अगर हमारी ये चीज़ें स्ट्रांग नहीं होंगी तो पेशेंट की लाइफ जो है ना वो स्टिल जो है ना वो डेंजर जोन में है। कंसल्टेंट क्वालिफाइड होने के बावजूद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंसल्टेंट तब पहुँचेगा जब हम बेसिक चीज़ें उनको प्रोवाइड करेंगे, हम बेसिकली पेशेंट की लाइफ को सेव करेंगे। इतना टाइम हम गेन करेंगे कि कंसल्टेंट आ जाए, ठीक है। ये 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये देखें पी अपना बन रहा है, ये इसके बाद पी के बाद QRS बनता है, QRS के बाद फिर पी बन गया, फिर पी बन गया, फिर QRS बन गया, फिर पी बन गया, फिर पी, यानी कि दैट्स मीन कि देयर इज़ नो relationship between P and between QRS complex, यानी there is no relationship between atrium and between ventricle। तो फिर हम इसको जो है ना कहेंगे 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है। 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक, 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक हम इसको कहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट मेरे पास है सॉटूथ पैटर्न है, ठीक है। इसमें जो है ना पी वेव मर्ज हो रही है फिब्रिलेशन में और हार्ट रेट मोर देन 150 होगा। सॉटूथ आरे के दांत की तरह इसके निशान होंगे, ठीक है। इसमें आपने अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो आपने केमिकल इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करना है, और पेशेंट स्टेबल है तो फिर केमिकल कार्डियोवर्जन करना है, ठीक है। आगे मेरे पास जो रिदम है ये है फिक्स्ड PR फिक्स्ड प्रोलॉन्ग है, ठीक है। ये भी मेरे पास जो है ना वो टाइप 2 है। व्हेन PR इंटरवल फिक्स्ड एंड प्रोलॉन्ग एंड देन मिस्ड बीट इज कॉल्ड 2nd डिग्री टाइप 2, ठीक है। इस कॉल टाइप 2nd डिग्री टाइप 2। तो 2nd डिग्री टाइप 2 में भी हम टीसीपी पैड लगाएंगे। टीसीपी पैड के हम टीसीपी के बाद हमने एपिनेफ्रिन और डोपामिन की इन्फ्यूजन देनी है। अगर इन्फ्यूजन के बावजूद भी हमारा जो है ना वो पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है तो फिर हम पेशेंट को क्या करेंगे, ट्रांसवीनस पेसिंग के लिए कार्डियक कंसल्टेशन लेंगे, ट्रांसवीनस पेसिंग डालेंगे, फिर टीपीएम फिर पीपीएम का प्लान करेंगे, ठीक है। नाज़रीन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट रिदम जो मेरे पास आ रहा है वो है ए सिस्टोल। ए सिस्टोली इज़ अ फ्लैट लाइन, स्ट्रेट लाइन। आपने देखा 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, और उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो रही है। दैट्स मीन कि पेशेंट जा रहा है, पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा चुका है। मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली कोई सिग्नल नहीं है हमारे पास, कोई एम्पलीट्यूड नहीं बन रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है। हार्ट जो है ना वो मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली अरेस्ट में जा चुका है। अब ये कंप्लीट अरेस्ट है, ठीक है। इसके बाद कोई लाइफ नहीं है। हाई क्वालिटी CPR का रिदम है,
इसमें आपने 1 mg एपिनेफ्रिन एवरी 3 to 5 मिनट रिपीट करनी है। उसके बाद आपने एवरी 2 मिनट्स के बाद जो है ना CPR को एसेस करना है। CPR आपने एवरी 2 मिनट्स के बाद एसेस करना है फॉर 10 सेकेंड्स, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स। और आपने कॉल देनी है, जो टीम लीडर है वो एफिशिएंटली ये काम करेगा। स्टॉप CPR, चेक पल्स, चेक रिदम, चेक इलेक्ट्रोड, स्विच द कंप्रेशनर। और फिर इन्हीं 10 सेकेंड्स में उसने डिसाइड करना है कि ये रिदम कौन सा है, रिदम एनालाइज करना है, पल्स चेक करनी है, शॉक देना नहीं देना, ये सारा कुछ आपने इसी 10 सेकेंड्स में करना है। तो इस तरह ये हम ये हाई क्वालिटी का रिदम है, नॉन शॉकेबल रिदम है, एसिस्टली। ठीक है नाजरीन, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह ये हमारा एक मॉड्यूल ख़त्म हो गया है। ठीक है, आज डिटेल से मैंने ये समझाया आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सेकंड इसके सेशन में मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।